लेज़र फिज़िक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर कंटिन्यूस चेन लेज़र एक्शन। कि जब हम लेज़र में कंटिन्यूस चेन लेज़र लाइट आउटपुट के तौर पे हासिल करना चाहते हैं, तो वो जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है, यानी केविटी के एंड पॉइंट पे जो दो मिरर हैं जो कि एज ए ऑप्टिकल रेजोनेटर ट्रीट होते हैं, तो आउटपुट एंड पे जब लाइट आके फॉल करती है तो मिरर के अंदर बहुत से लॉसेस होते हैं। तो हमारा जो बीम है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, वो ओवरकम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल इंटेंसिटी। तो हमने ये देखना है कि जब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है गेन या एम्प्लीफिकेशन के फैक्टर को एनहांस करना है, तो लॉसेस को ओवरकम कैसे किया जाएगा। क्योंकि केविटी में दोनों एंड पॉइंट पे जो दो मिरर है, जब लाइट फोटॉन बाउंस बैक करता है विद इन द केविटी, टू एंड फ्रो मोशन पोजेस करता है, तो उसका 2 टाइम कोलिजन होता है फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। एक राउंड ट्रिप में लाइट जो है मिरर M1 से स्टार्ट लेती है, M2 पे आई, रिफ्लेक्ट होके वापस M1 पे आई। तो एक राउंड ट्रिप में उसका 2 टाइम ग्लास मीडियम के साथ, मिरर क्योंकि ग्लास है उसके साथ कोलिजन होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, लॉसेस होंगी ना। क्यों कि विद इन द मिरर जो है लाइट एब्जॉर्ब भी हो रही है और लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ट्रांसमिशन भी हो रही है, यानी अ पार्ट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी में ट्रांसमिटेड थ्रू द मिरर, क्योंकि आपको आउटपुट में यहाँ से लाइट मिलनी है ना। एक मिरर 100% रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरा मिरर पार्शियल सिल्वर्ड है, जहाँ से आप अपना फीडबैक या अपना आउटपुट लोगे तो वहाँ लाइट मिरर में से ट्रांसमिट करने के बाद बाहर आएगी, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा ना। एक लॉस ये हो गया। अब विद इन द एक्टिव मीडियम जहाँ से लेज़र एक्शन प्रोड्यूस्ड होता है, तो एक्टिव मीडियम भी क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। लेट्स सपोज सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर जब फोटॉन सॉलिड में से गुजरेगा स्टिमुलेटेड एमिशन को करने के लिए, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, इन तीनों प्रोसेस में, तो लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड हो सकती है, डायफ्रैक्शन हो सकती है, एब्जॉर्प्शन हो सकती है। तो ये 3 फैक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, आपके इनपुट सिग्नल को लॉस कर रहे हैं। बात ज़हन में आ गई। तो हमारे पास जब आप लेज़र एक्शन अचीव करते हैं, कितने किस्म के लॉसेस आ गए, 3 लॉसेस आ गए एक्टिव मीडियम के अंदर, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड डायफ्रैक्शन। और चौथा लॉसेस क्या आ गया, जो रियर एंड मिरर होगा, यानी जहाँ से आपने आउटपुट के तौर पे लाइट को बाहर लेना है, तो उस मिरर में से जब लाइट की ट्रांसमिशन होगी, तो ट्रांसमिशन के वक्त लाइट बीम जो है ग्लास मीडियम में से क्या करता है, कोलिजन करके आता है। तो जो 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 मिरर का जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो ग्लास है, ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ जब लाइट का, जिस तरह इस विंडो ग्लास से लाइट आ रही है, तो विंडो ग्लास में से जब आएगी तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन चांसेस हैं ना, वहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हैं, तो एक लॉसेस विद इन द मिरर भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि मिरर किस मीडियम का बना हुआ है, मीडियम टू मीडियम बात चेंज हो सकती है। इसी तरह एक्टिव मीडियम में भी जो लॉसेस मैंने बताए हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपका एक्टिव मीडियम किस मटेरियल का है। अच्छा, एक चीज़ तो होगी। अब हमने इस टॉपिक में इन लॉसेस को ओवरकम करना है और ये बताना है कि जब पंपिंग सोर्स लेज़र को पंप करता है तो वो क्या मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए, क्या उसकी पार्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए कि जिस एनर्जी पे ये तमाम लॉसेस ओवरकम हो जाए और आपको आउटपुट में एक एम्पलीफाई सिग्नल मिले। तो इस कंडीशन को कहा जाता है थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेज़र। जैसे इसकी मैं एक एनालॉजी देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बाकी सारी मैथमेटिक्स है इसमें, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हम फोटॉन फॉल करते हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए किसी मेटल सरफेस से, तो क्या ऑल फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग फोटॉन एप्लीकेबल होती हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। हर मेटल सरफेस का अपना एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन से मुराद ये है कि ये एक पार्टिकुलर एनर्जी है जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन ने क्या होना है, एस्केप आउट हो जाना है, इजेक्ट हो जाना है मेटल सरफेस से। अगर आपके इनपुट फोटॉन की एनर्जी उस वर्क फंक्शन की एनर्जी से ग्रेटर या इक्वल नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो आप लोगों ने कहा था कि द एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटॉन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू work function of the metal, then electron may be ejected out and contribute in the photocurrent.
तो यहाँ पर भी यही होगा, अगर इतने सारे लॉसेस हैं तो जो पंपिंग सोर्स है बेसिकली तो वो पंप कर रहा है ना, जो पंपिंग एजेंट होता है, जो जिसकी वजह से आपको इनपुट फोटान दिया जाता है, तो उसकी पर्टिकुलर कंडीशन या मिनिमम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए कि आपको कंटिन्यूस चेन एम्पलीफाइड सिग्नल एज ए आउटपुट के तौर पे मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास वो कैविटी है कि जिसके एंड पॉइंट पे मिरर है M1 और M2। M1 को हम कह लेते हैं कि ये 100% रिफ्लेक्टेड मिरर है और M2 पार्शियल सिल्वर है। यहाँ से आउटपुट के तौर पे आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ लाइट एज ए फीडबैक के तौर पे लोगे। ये हमारे पास बाहर जो लाइट मिल रही है हमें, तो मिरर M1 की रिफ्लेक्टिविटी है R1 और मिरर M2 की रिफ्लेक्टिविटी है R2। द सेपरेशन बिटवीन दीज टू मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L। कैपिटल L सेपरेशन है, डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, और बीच में एक्टिव मीडियम है, यहाँ मैंने शो नहीं किया हुआ है। जब फोटान मिरर M1 से स्टार्ट लेते हैं तो उसकी इंटेंसिटी है I0। फोटान की इनिशियल इंटेंसिटी क्या होगी, I0। अब यहाँ पे आके ये कोलिजन करता है मिरर M2 से, ये वापस हो रहा है, ठीक है, वापस होके दोबारा M1 पे आता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक होके वापस जाता है, तो इंटेंसिटी में चेंज आएगी ना। तो I0 इंटेंसिटी चेंज होके बन जाती है IL, यानी ये जब वापस आएगा ये क्या हो जाएगी, IL। क्लियर होगी बात। ये हम ये फर्स्ट लेक्चर के सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था कि जब लाइट बीम जिसकी पर्टिकुलर इंटेंसिटी I0 हो, वो किसी मीडियम में एंटर हो, तो वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी में जो डाउनफॉल आता है, जो डिक्लाइन आता है, वो एक्सपोनेंशियली होता है, और ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो याद रख ले। द बीम इंटेंसिटी थ्रू M1 पे बीम इंटेंसिटी थी, इसको कैसे लिखेंगे, I0 इंटू R1। ये R1 उस वक्त नहीं किया था क्योंकि उस वक्त मिरर नहीं था, मैंने जनरल बात की थी कि इंटेंसिटी I0 है, एक सॉलिड ब्लॉक में से एंटर होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आपने किया था। एक्सपोनेंशियल गामा माइनस अल्फा एस इंटू L, where gamma is the gain coefficient and alpha is the sum of all the losses within the active medium as well as mirror। तो इसमें बहुत सारे लॉसेस है, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है कि अल्फा एस सम ऑफ लॉसेस हैं। कौन कौन से लॉसेस हैं, स्कैटरिंग की वजह से जो लॉस आया है, डायफ्रैक्शन की वजह से, और एब्जॉर्प्शन भी तो हो रही है ना। तो ये आपके पास आ गई मिरर M1 पे। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 द बीम इंटेंसिटी, अब जब ये M2 से रिफ्लेक्ट होके आता है तो बीम इंटेंसिटी क्या होगी, IL R2। अब M2 की रिफ्लेक्टिविटी इंटू I0 एक्सपोनेंशियल गामा माइनस अल्फा एस इंटू L, वही रिलेशन यूज हो गया 2। तो एक राउंड ट्रिप के लिए क्या होगा, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए, आफ्टर कंप्लीट राउंड ट्रिप द फाइनल इंटेंसिटी, तो I इंटू 2L, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। देखें R1 R2 दोनों मिरर की रिफ्लेक्टिविटीज मल्टीप्लाई होगी, I0 एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, 2 टाइम गामा माइनस अल्फा एस इंटू L। क्लियर होगी बात। ये आपकी नेट इंटेंसिटी है फॉर आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप। इक्वेशन 3। अब आप मुझे बताएं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स या गेन फैक्टर्स जो है G जिसे कहा जाता है, उसको मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा। इसके लिए फिर मैं एक एनालॉजी देता हूं। आपके फिजिक्स में 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 मार्क्स आप 80 मार्क्स लेते हो, तो जब आप अपना गेन निकालोगे तो क्या करोगे, 80 आउट ऑफ 100, 80 डिवाइडेड बाय 100। जो इनपुट होता है वो डिवीजन में आता है और आउटपुट क्या आएगा, ऊपर आएगा, तब आपको परसेंटेज रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी टोटल इंटेंसिटी एक राउंड ट्रिप में क्या होगी, I इंटू 2L, और इनिशियल इंटेंसिटी क्या थी, I0। तो एम्प्लीफिकेशन और गेन कैपिटल G क्या होगा, द रेशियो ऑफ नेट इंटेंसिटी आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप आउट ऑफ ओरिजिनल इंटेंसिटी, I 2L डिवाइडेड बाय I0। ये स्टेप क्लियर हो गया जो है। तो अब इसमें I 2L इक्वेशन 3, R1 R2 I0 इंटू एक्सपोनेंशियल और डिवाइडेड बाय I0, तो ऊपर वाला I0 और नीचे वाला I0 कैंसिल होके ये इक्वेशन रह जाएगी ना। यानी यही जो इक्वेशन 3 है इसमें I0 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 R2 एक्सपोनेंशियल गामा माइनस अल्फा एस इंटू 2L। इक्वेशन 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें अल्फा एस मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या है, ये सम ऑफ लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। पहले हमने फर्स्ट डे में इन सेपरेटली कहा था कि
अल्फा जो है, जो लॉस हो रहा है, ये ड्यू टू एब्जॉर्प्शन भी है, ड्यू टू स्कैटरिंग भी है, ड्यू टू डायफ्रैक्शन भी है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, तीनों की वजह से ले रहे हैं। अब यहां कहता है कि गेन लॉसेस आर बैलेंस बाय गेन। अब लॉसेस भी होगी, गेन की इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 हमें क्या बता रही है, ये गेन बता रही है, और लॉसेस बीच में हो रही है, तो दी लॉसेस आर बैलेंस बाय गेन। इन लॉसेस को गेन के साथ हमने बैलेंस करना है। एक कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन है, जी गेन कोफिशिएंट या कैपिटल जी, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी इसे कहते हैं, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, या I2L, ये 1 राउंड ट्रिप के बाद आपको आउटपुट में जो इंटेंसिटी मिली है वो इक्वल होनी चाहिए किसके, इनिशियल इंटेंसिटी के। तो गेन और लॉसेस आपस में क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी ना, बराबर हो गए दोनों। तो अगर ये कंडीशन में डालता हूं G कैपिटल 1, G कैपिटल 1, तो जो देनी है इन स्टेप्स पे, G की वैल्यू ये है इक्वेशन 4 में। तो R1 R2 एक्सपोनेंशियल गैमा माइनस अल्फा एस इंटू 2L, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैंने G ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 में G की ये वैल्यू उठा के इधर डाल दी है। अब इसमें R1 R2 दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 1 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 कह दें। एक्सपोनेंशियल टर्म को खत्म करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। जब एंटी लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल लॉग से कैंसिल हो जाएगा, 2L इकट्ठा कर लिया, गैमा माइनस अल्फा एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इस टर्म का लॉग आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर R1 R2। अब इसी तरह ये जो 2L है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, लॉग का कोफिशिएंट बन जाएगा 1 ओवर 2L, बाकी टर्म उसी तरह है। अब इसमें माइनस अल्फा एस, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो गैमा अकेला छोड़ दें, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, अल्फा एस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टर्म प्लस 1 ओवर 2L नेचुरल लॉग 1 ओवर R1 R2। अब इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 6 जो है, अगर ये R1 और R2 को मैं ऊपर ले जाता हूं तो पावर क्या हो जाएगी, -1, और लॉग का पावर रूल अप्लाई करें तो वो माइनस पीछे आ जाएगी। तो ये हो सकता है ना, तो ये मैंने इससे बनाया, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी इक्वेशन 6 और इक्वेशन 6 के साथ ये जो राइट साइड पे लिखी है, ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम है, एक जैसी है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो इक्वेशन 6 इज नोन एज कंडीशन फॉर लेजिंग। क्यों कंडीशन फॉर लेजिंग, जरा गौर करें। गैमा हमारे पास क्या है, गेन कोफिशिएंट, तो इट मीन गेन कोफिशिएंट आपका किसके इक्वल या ग्रेटर आ रहा है, अल्फा एस सम ऑफ लॉसेस, तमाम लॉसेस प्लस सम फैक्टर्स। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एनहांस हो रहा है ना। और गैमा बेसिकली क्या चीज़ है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, गेन कोफिशिएंट है। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही यही है ना कि गेन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमें आउटपुट पे तौर पे मिले और लाइट एम्पलीफाई होती जाए। तो यहाँ पर इक्वेशन 6 की फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इक्वेशन 6 ये बता रही है, इनिशियल गेन मस्ट एक्सीड द सम ऑफ लॉसेस इन द केविटी, कि केविटी के अंदर जो सम ऑफ लॉसेस है, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, अल्फा एस से, और ये मैंने इधर बताया हुआ है कि ये इतनी किस्म की लॉसेस हैं। इन तमाम लॉसेस में कोई चीज़ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो आपको आउटपुट में जो फीडबैक सिग्नल मिलेगा गैमा, उसकी वैल्यू इस लॉसेस से क्या होगी, ग्रेटर होगी ना। तो सिग्नल एम्पलीफाई होता जा रहा है। तो यहाँ अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गैमा कोफिशिएंट और एम्पलीफिकेशन, ये जो गैमा फैक्टर है ना, इसको गैमा कोफिशिएंट भी या एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ये दोनों सेम नाम है इसके। तो ये हमें ये भी बताता है कि हाउ मच पंपिंग सोर्स विल पंप द लेजिंग मीडियम, कि जो पंपिंग सोर्स है ये कितना हार्ड उसको पंप करता है, यानी कितनी एनर्जी चाहिए पंपिंग सोर्स को पंप करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन 6 आई है, इसको हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये कोई नंबर आएगा आपके पास, सम ऑफ लॉसेस ये नंबर होगा, और उसमें इस सारे फैक्टर को ऐड करेंगे, ये आपके पास एक नंबर आ जाएगा। जिस तरह मैंने आपको एनालॉजी दी है कि सोडियम मेटल है, उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हम निकालते हैं सोडियम का वर्क फंक्शन। वो लेट्स सपोज हमारे पास आता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक नंबर आ गया ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एक गैमा है।
अब आपने इनपुट फोटॉन फॉल करना है, तो एनर्जी ऑफ इनपुट फोटॉन क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 आपके पास थ्रेशोल्ड कंडीशन आ गई, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई ना, तो जो बाहर से फोटॉन फॉल करोगी उसकी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, तब कंटिन्यूस फोटो एमिशन होगी ना, कंटिन्यूस। या जैसे हम कहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे रूनुमा होता है, तो जो फोटॉन यूज करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन 6 में ये वैल्यू थी गैमा की, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ लेजिंग एक्शन। तो गैमा थ्रेशोल्ड, तो गैमा थ्रेशोल्ड अब इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एस सम ऑफ लॉसेस प्लस दिस फैक्टर, ये एक नंबर आ जाएगा। तो अगर आप पंपिंग सोर्स से पंप करना चाहते हैं तो फिर गैमा को क्या होना चाहिए? ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आई है इक्वेशन 6 की, इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो इफ गैमा इज ग्रेटर देन गैमा थ्रेशोल्ड देन यू विल ऑब्टेन ए कंटिन्यूस एम्पलीफाइड लेजर लाइट। तो कंटिन्यूस लेजर एक्शन आपको अचीवेबल मिल जाएगा। तो इसमें याद रख लो R1 R2 दोनों मिरर की रिफ्लेक्टिविटी है या कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसे कहते हैं। L दोनों मिरर के दरमियान सेपरेशन है। अल्फा जो है ना सम ऑफ लॉसेस है, तमाम लॉसेस हैं। तो गैमा जो है वो गेन कोफिशिएंट है। तो यूं आपके पास ये एक नेसेसरी कंडीशन डेवलप हो गई है। इसके ऊपर प्रॉब्लम भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो है।